हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। देखिए अपन जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू कर रखेंगे। आप वीडियो को देखिए अच्छे से, समझ में नहीं आया तो लाइक और कमेंट करिए। और जो भी दिक्कत हो, वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा, वो भी कमेंट में कमेंट करके बताइए। तो देखिए अपन ने जो कल पढ़ा था उससे अपन आगे पढ़ेंगे। अब कल अपन ने पढ़ लिया था भाज्य संख्याओं के बारे में, अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अपन उससे आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। उस दो चार संख्याएं और है, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन वगैरह करेंगे थोड़े बहुत। तो देखिए अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है और उनको कैसे पहचाने अपन, ठीक है। तो आइए देखिए सहभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है और आप लोग कैसे मालूम कर सकते हो कि सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे अभाज्य संख्या अलग होती है, सहभाज्य संख्याएं अलग होती है, ठीक है। तो देखिए जब भी सहभाज्य संख्या आ जाए तो उसमें युग्म की बात करेंगे अपन। इसकी बात करेंगे युग्म की, और युग्म में दो संख्याएं होगी। कितनी संख्या होगी भाई? दो संख्याएं हमारे पास होगी। अगर अपन युग्म सहभाज्य संख्या की बात करते हैं तो उसमें युग्म की बात करेंगे, और युग्म में कितनी संख्याएं होती है? दो संख्याएं होती है अपने पास, ठीक है। अब देखिए कैसे मालूम करेंगे अपन, देखना ध्यान से। क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखाता हूं पहले। देखिए डेफिनेशन है अपने पास, वे संख्याएं, वे संख्या युग्म, वे संख्या युग्म जिसमें जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न। क्या होता है सहभाज्य संख्या? वे संख्या है या वे संख्या युग्म जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अब उभयनिष्ठ आगे यहाँ पे, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, इंग्लिश में बोले हैं तो आप समझ जाओगे कॉमन। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब आप जानते ही हो। गुणनखंड को अपन फैक्टर बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक आपको युग्म लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, जैसे 2 और 3 मैंने ले लिया। कितना लिया? 2 और 3 ले लिया मैंने। अब देखिए इनमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये किसका उदाहरण हो गया? सहभाज्य संख्या हो गई। जैसे और देख लीजिए हमारे पास, जैसे है, जैसे मैंने 6 और 7 लिखा है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी कौन सी संख्या हो गई? सहभाज्य संख्या हो गई है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ जैसे 2 और मैंने 4 लिखा है, तो आप इसको सहभाज्य संख्या नहीं बता सकते हो, क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए इसको सहभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं युग्म जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? सहभाज्य संख्या, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए आगे अपन दूसरी संख्या पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे अपन आपेक्षित अभाज्य संख्या। पहले अपन ने सहभाज्य संख्या पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे अपन आपेक्षित सहभाज्य संख्या। तो देखिए क्या होती है हमारे पास आपेक्षित 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 अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या। देखिए आपेक्षित अभाज्य संख्या, तो देखिए इसमें लिखेंगे अपन वे संख्या युग्म, वे संख्याएं युग्म जिसमें संख्याएं संख्याएं भाज्य हो, भाज्य हो, परंतु आपेक्षित 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 रूप से अभाज्य हो।
अभाज्य वे संख्या युक्त जिसमें संख्याएं भाज्य हो परंतु अपेक्षित रूप से अभाज्य हो। अपेक्षित रूप से मतलब है यहाँ पर कि उनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए हमारे पास, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। संख्याएं हमारे पास कैसी भी हो। युग्म की बात कर रहे हैं, दो संख्याएं होगी, दोनों संख्याओं में हमारे पास संख्याएं भाज्य हो सकती है परंतु उनमें हमारे पास जो अभाज्य संख्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, एक तो लिख दिया मैंने 25 और एक मैंने लिख दिया 24। देखिए इसमें तो अब देखिए जो मैंने लिखा है ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या, लेकिन अपेक्षित रूप से ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। क्योंकि देखिए इस पूरी संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है हमारे पास। इसमें 5 का जा रहा है तो इसमें 4 का जा रहा है, ठीक है। इसमें 6 का भी जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। अगर इसके गुणनखंड करके मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 का बार 5 बार फिर 1, इसके गुणनखंड ये होगा और इसके गुणनखंड आप लोग कर लेते हैं। देखिए ये 12 और फिर 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। अब क्या आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें जो गुणनखंड आ रहे हैं उसके ये इसमें तो ये गुणनखंड आ रहे हैं, इसमें ये गुणनखंड आ रहे हैं। तो इसमें दोनों में एक जैसे कोई सी भी संख्या नहीं आ रही है हमारे पास, मतलब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ 5 आ रहा है तो इसमें कहीं पे 5 आ ही नहीं रहा, इसमें भी 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 नहीं आ रहा। मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हो गई है। जैसे और देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 16 ले लिया और मैंने एक ले लिया 45। दोनों संख्याएं होने में तो भाज्य संख्या है लेकिन अपेक्षित रूप से कौन सी संख्या हो जाएगी है, अभाज्य। तो इसको क्या बोलेंगे, अपेक्षित अभाज्य संख्या है हमारे पास। कौन सी संख्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके बाद में अपन अगली संख्या पढ़ते हैं, फिन अभाज्य संख्या है। फिन अभाज्य संख्या है, आप लोग एक बार इसको देखो फिर मैं आगे बताऊं। देखिए अपेक्षित अभाज्य संख्या अपन ने पढ़ ली है, उसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप बताइए। अब देखिए इसके बाद में अगली संख्या अपने पास है ट्विन अभाज्य संख्या। कौन सी है, ट्विन अभाज्य संख्या। ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन अभाज्य संख्या। देखिए ये क्या होती है, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। वे संख्याएं जिनमें 2 का अंतर, कितने का अंतर हो भाई, 2 का अंतर हो, वो ट्विन अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है, ट्विन अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 का अंतर कैसे, मतलब देखिए जैसे ट्विन अभाज्य संख्या पढ़ रहे अपन, वे संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। तो जैसे देखिए कैसे, देखिए जैसे मैंने लिखा 2 का अंतर होना चाहिए हमारे पास। देखिए जैसे मैंने 3 लिखा और एक मैंने 5 लिखा, ठीक है। वे संख्याएं युग्म लिख लीजिए आप तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 और मैंने 5 लिखा है, अब इसमें अंतर कितने का चल रहा है, दोनों में 2 का अंतर चल रहा है हमारे पास। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ट्विन अभाज्य संख्या हो जाएगी। और देखिए जैसे 5, 6 और 7, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, ट्विन अभाज्य संख्या हो जाएगी। और देख लीजिए 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 11 के बाद 12 और 13, तो 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो ये भी हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, ट्विन अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार अपन ट्विन अभाज्य संख्याएं बता सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक ट्विन अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, ट्विन अभाज्य संख्याएं देखिए कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 6। कितनी होती है, 1 से 50 तक ट्विन अभाज्य संख्याएं हमारे पास 6 होती है। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ट्विन अभाज्य संख्याएं हमारे पास होती है कितनी, 8 होती है। 1 से 50 तक ट्विन अभाज्य संख्याएं 6 होती है,
1 से 100 तक फिर अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो समझ में आया अंतर कितने का चलना चाहिए हमारे पास, 2 का। देखो इसमें भी 2 का चल रहा है, इसमें भी 2 का चल रहा है, और देख लीजिए जैसे 17 और 19 भी हमारे पास है, ऐसा अपन कई सारे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अपन पढ़ रहे हैं, ये समझ में आया अपने आपके। अब अपन पढ़ेंगे आगे, देखिए ट्विन अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास। अब पढ़ लेंगे अपन जैसे विषम संख्या और सम संख्या, ये क्या होती है एक बार इनको भी मैं बता देता हूँ। देखिए मैं सम और विषम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ आपको, फिर आगे अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू। देखिए एक तो हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या जानते हो आप लोग, और एक विषम संख्या, इसको भी आप लोग जानते हो। देखिए इसमें तो होता है कि 2 से विभाजित होनी चाहिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, और इसमें होता है 2 से विभाजित ना। जैसे इसमें देख लीजिए मैंने लिखा 16, 16 में 2 का भाग जा रहा है हमारे पास, तो कौन सी संख्या हो गई, सम हो गई। फिर देखिए 50, 50 में भी 2 का भाग जा रहा है, फिर देखिए 56 में भी 2 का भाग जा रहा है। लेकिन विषम संख्याएं क्या होती है, जिसमें 2 से विभाजित नहीं हो या 2 का भाग नहीं जा रहा है, जैसे हमारे पास हो गया 17 है, 19 है, या फिर 25 मान लीजिए, इनमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए एक और हमारे पास है पूर्ण संख्या। हमने पूर्ण संख्या जो है, देखिए पूर्ण संख्या हमने वहां पे भी पढ़ी थी पहले, जो स्टार्टिंग का वीडियो उसमें भी। तो इसमें तो जो आपको देखिए इसमें अलग अलग होता है, मैंने यहाँ पे परफेक्ट नंबर लिखा है, एक परफेक्ट नंबर लिखा है, और एक अलग से देखिए स्टार लगा के मैं लिखा देता हूँ आपको, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या अलग है, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल नंबर। अब आपको देखना है अगर इंग्लिश में परफेक्ट नंबर आ रहा है तो आपको अलग आंसर देना है, पूर्ण संख्या अगर होल नंबर आ रहा है तो उसका अलग आंसर देना है। देखना ध्यान से है, मैं इसको ऊपर लिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा अच्छे से इसको समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए जो पूर्ण संख्या है और वो पूर्ण संख्या है, दोनों में अंतर क्या है, बस इंग्लिश के शब्द से ही अंतर कर पाएंगे अपन, ऐसे अपन इनमें अंतर नहीं कर सकते। तो देखिए ये हमारे पास जो पूर्ण संख्या है ये परफेक्ट नंबर है, और पूर्ण संख्या ये होल नंबर है। इसके बारे में तो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, और ये अनंत तक हमारे पास चलती है। ये हमारे पास पूर्ण संख्या होगी। लेकिन ये पूर्ण संख्या जो परफेक्ट नंबर ये है क्या, उसको देखिए। देखिए इसमें क्या है कि पूर्ण संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में लिख दीजिए स्वयं को छोड़कर वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या प्राप्त हो। देखिए डेफिनेशन से थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा आपको, मैं संख्या लिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग करें अपन, तो स्वयं को छोड़कर वही संख्या हमारे पास क्या हो जाती है, आ जाती है। वो संख्या हमारे पास क्या कहलाएगी, गुणनखंड, वो संख्या कहलाएगी हमारे पास पूर्ण संख्या। कौन सी कहलाएगी भाई, पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक 28 लिखा है, देखिए मैंने 28 लिखा है। अभी 28 कैसे है, देखिए एक गुणनखंड तो इसका हो गया 28 × 1, दूसरा गुणनखंड हो गया 7 × 4, फिर और गुणनखंड बताइए इसका, एक गुणनखंड हो गया इसका 14 × 2, ये गुणनखंड हो गया, इससे ज्यादा अपन नहीं कर सकते। मैंने क्या लिखा है, सभी गुणनखंड जो है उनका योग करेंगे, और योग में स्वयं को छोड़कर जो संख्या है उसको छोड़ के, ये संख्या है इसमें आ रहा है कहीं पे, तो ये 28 जो आ रहा है इस 28 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए आप लोग। देखिए 1 + 7 + 4 + 14 + 2, अब जोड़ते हैं, देखिए 28 हो जाता है क्या ये, देखिए 7 और 4 हमारे पास 11,
11 एक 12, 12 8 2 14 और 14 8 14 हमारे पास 28 हो गया। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी हमारे पास? परफेक्ट नंबर हो जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ में आया? वे संख्या है जिनके गुणनखंड, ये हमने इस 28 के गुणनखंड कर लिया, ठीक है। और गुणनखंडों का योग करते हैं, लेकिन जो संख्या आ रही है 28, उस 28 को छोड़ के अपन सभी का योग करेंगे तो वापिस वही संख्या हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। तो इसमें देखिए एक मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, उसमें आप लोग बताना। जैसे क्वेश्चन ये है कि निम्न में से, क्वेश्चन है निम्न में से पूर्ण संख्या, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए है 2 है, बी में 3 है, और सी में 5 है, और डी में 6 है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कैसे आ गए। तो देखिए हमें बताना है निम्न में से है पूर्ण संख्या कौन सी है, परफेक्ट नंबर हमें बताना है। 2 के अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 1 होता है। अब 2 को छोड़ दो, 1 बचा, 1 का योगफल 2 और हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है हमारे पास। 3 के गुणनखंड 3 इंटू 1 ही होगा, तो इसके भी नहीं हो सकते। 5 का 5 इंटू 1 होगा, इसका भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो तीनों ही है ही नहीं अपने पास। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इंग्लिश में भी नहीं आता है तब भी आपको यही समझना है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो ये सारी है। अगर होल नंबर की बात करें, होल नंबर में तो सारी है फिर हमारे पास, लेकिन हम बात कर रहे हैं परफेक्ट नंबर की। अब 6 ले लीजिए, देखो 6 के गुणनखंड करिए, 6 के गुणनखंड हो गए 1 इंटू 6, तो ये हो गया। फिर दूसरा गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3। अब इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। फिर शिवम को छोड़ दो, ये शिवम जो यहाँ 6 आ रहा है तो इस 6 को छोड़ दो, बाकी 1 2 और 3 बचा। इनका योगफल कर लो, 1 + 2 + 3, और इनका योगफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। तो हमारे पास निम्न पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 6 हो गई। तो इस प्रकार आप लोग बता सकते हो। समझ में आया? तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर अपन अगली संख्या पढ़ते हैं। देखिए अगली संख्या हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है। अगली संख्या हमारे पास रामानुजम संख्या। ये क्या होता है? देखिए मैं पहले इसकी परिभाषा निकाल देता हूँ। छोटी से छोटी वे संख्या है या वे संख्या जिसको दो भिन्न प्रकार से घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। छोटी से छोटी वह संख्या है जिसको दो भिन्न प्रकार से घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, वो संख्या हमारे पास रामानुजन संख्याएं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा 4104। अब देखिए इस संख्या को अपन दो अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार है, अगर मैं लिखूँ 16 का क्यूब प्लस फिर मैंने लिखा एक 2 का क्यूब, और इन दोनों को अगर अपन हल करते हैं तो हमारे पास 4104 आएगा, ठीक है। फिर देखिए एक और अलग, अगर मैं इसको लिखूं 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, फिर हमारे पास तब भी हमारे पास ये आएगा। तो एक ही संख्या को अपन घनों के रूप में, अलग अलग घनों के रूप में लिख सकते हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकार हो गए हमारे पास, दो भिन्न भिन्न प्रकार घनों के योग में हमने लिखा है इसको, और वापस वही संख्या आ रही है। तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारे पास? रामानुजन संख्या हो गई है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।